जय हिंद दोस्तों, अनुभव में आपका स्वागत है। अभी जो आगामी एग्जाम हम लोग का होने वाला है ये ईडीओ, और ये बीपीएससी के द्वारा कराया जा रहा है। तो इस एग्जाम के लिए हम लोग को पी वाई क्यू, जो बीपीएससी का जो पी वाई क्यू है, इसको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर एग्जाम का ट्रेंड देखते हैं तो बीपीएससी का जो जितने भी सवाल होते हैं, तो आप 50 to 60% तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पी वाई क्यू से डायरेक्ट रहता है या उसी से आसपास से रिलेटेड का ही रहता है। तो कहीं न कहीं हम लोग को ये जो पी-वाई-क्यू है, ये लेटेस्ट 2026 तक का है, तो इसे कंप्लीट करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पहले देखे तो इसमें भारतीय इतिहास को पूरा कर लिया है, जिसमें 208 सवाल थे। मध्यकालीन भारत का पूरा कर लिया है। तो अभी 2 दिन से हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, तो आज सोचा गया कि चलिए आज हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि भूगोल को एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पेज है 211। तो चलिए, अर्थव्यवस्था आ गया है और उसके नीचे अब हमारा भूगोल शुरू होने वाला है। योजना आयोग है, ठीक है। चलिए, बस पहुंच गए हम लोग, और अब ये हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है भारतीय भूगोल। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। एक एक सवाल को आराम से समझते हुए आप लोग अगर ईयरफोन लगाकर सिर्फ सुन भी लेते हैं तो आपका एक तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये लेटेस्ट 2023 तक का जो बीपीएससी का सवाल पूछा गया था टीआरई में, वो भी इसमें सवाल है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या 17% है। कितनी जनसंख्या है? 17% जनसंख्या 2011 के जनसंख्या के अनुसार से। लेकिन अगर अभी की बात कर ले, 2025 का अगर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो 2025 के रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व का 17.78% माना जाएगा, जो कि लगभग 18% माना जाएगा। तो ये कब था? ये 1994 की बात है। लेकिन अगर हम 2025 के रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 17.78% हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है। तो ये उस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात है तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से। और नहीं कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान से तो गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 8 राज्य से गुजरती है। अगर इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो ये है कि गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। तृप्ति तृप्ति मिलेगी, ये इसका ट्रिक है। ग से हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और म से मिजोरम। तो ये ट्रिक है। तो ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये एक लाइन में भी लिखा हुआ है, तो आप इससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका कितना है? ये उत्तरी दक्षिणी क्या हो जाएगा? ये सब तो गड़बड़ दिया हुआ है। अगर जो भारत का विस्तार की बात कर लेते हैं, तो अगर हम देख लेते हैं सिर्फ अ, इस तरीके से कि पहले तो आपको पता है कि उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ये आपको पता होगा ना जी। ये उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है ये, ठीक है। और अगर ये हम मैप ऐसे बना लेते हैं, छोटा सा एक मैप बना लेते हैं, फटाक सुनिए। ये हमारा इंडिया का मैप है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इधर की लाइन की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है? ये आपका क्या है? 3 7 6 7 8। कितना है? 6 7 8। ये मेरा याद करने का ट्रिक है, तो आप इसको बुरा मत मानिएगा। इस तरीके से 6 7 8 है। और इधर क्या है? 97 25 है। ये कितना है? 97 25 है। अगर ऊपरी ऊपर से नीचे की बात करें तो ये 8.4 है। और इधर क्या है? इधर क्या है? 3 6 7 है। 3 6 7 है। हाँ, 3 6 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। तो ये याद करने का मेरा ट्रिक था कि 6 7 8, 97 25, 8 4 और 3 6 7, इस तरीके से है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कहता है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर की बात हो रहा है, तो कर्क रेखा के ऊपर क्या हो जाएगा? तो भोपाल है मध्य प्रदेश में, रांची है, आइजोल है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइजोल है, वो कहाँ पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है ना जी। आइजोल मिजोरम में है। और ये कहाँ से जाता है? तो ये त्रिपुरा होते हुए और मिजोरम से होते हुए जाता है। तो जो ये आइजोल मिजोरम है, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
ये थोड़ा सा बहुत वो समझने की चीज था। भोपाल मध्य प्रदेश में है, नीचे है। झारखंड का रांची है, वो भी नीचे है। आइजोल क्या है, ये ऊपर की ओर है। तो ये याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ग्रीनविच मानक समय से भारत मानक समय के बीच कितना घंटा आगे है, तो इसमें 5.5 घंटा आगे है। ये देखिए, ये 2024 का सवाल है। 82.5 डिग्री हमारा देशांतर, ये मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। और जो कहता है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा वो 0 डिग्री है, और ये ग्रीनविच रेखा के रूप में जाना जाता है। 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा, और ये लंदन के पास से ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से? लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय माना जाता है, तो ये हमारा क्या है, 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। मानक समय रेखा ग्रीन मार्क से कितना अंतर है, तो ये हमारा 5.5 डिग्री अंतर अंतर है। तो आंसर तो इसमें बी ही मान के चलिए। इसे 5 पॉइंट, मतलब कि 1 इतना डिग्री आवर से आगे पीछे। किस पठार पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये बघेलखंड पे काटती है। कहाँ पे काटती है? ये बघेलखंड पे काटती है। ये देखिए, बीपीसी का सवाल है 2023 का। तो बघेलखंड छत्तीसगढ़ में है। कहाँ बघेलखंड? छत्तीसगढ़ में है। कर्क रेखा, और दोनों एक दूसरे को काटती है। बाकी अगर ये जो आईएसटी जो है, ये टाइम लाइन, ये किस पे आते हैं, तो MOUCA, ये याद रखिएगा। तो एम से क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, और ये से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये मौसा, यह मौका, जो भी कहिए, इसको मौका ही कहिए, ये मौसा कहिए, जो भी ट्रिक आपको समझ में आता है वो देखिए। ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। कितने राज्य होते हैं? 5 राज्य है। कितने हैं? 5 राज्य है। तो इस तरह से भी याद हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, पहले देख चुके हैं। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है, तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, भारत चीन के बीच में मैकमोहन। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कहा जा सकता है इसमें। बांग्लादेश भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। ये इसका निर्धारण कब हुआ, तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में इसका हुआ था। दुरंड रेखा कहाँ पे है, तो ये म्यांमार के पास है। दुरंड रेखा कहाँ है? म्यांमार के पास है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आपका ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में सबसे दक्षिणी बिंदु ये हो गया। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है। म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों के साथ सीमाएं मिलती है, तो म्यांमार के साथ पहले तो ये याद रखिए कितने राज्य होते हैं, तो ये 4 राज्य होते हैं। ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, असम, असम तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ से काट दीजिए। मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश भी मुश्किल है, मणिपुर हो सकता है, मिजोरम हो सकता है, नागालैंड। त्रिपुरा तो मुश्किल लग रहा है। त्रिपुरा नहीं होगा। त्रिपुरा जो, ये 3 तरीके से, 3 साइड से जो कहा जाता है, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है 3 देश से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा तो नहीं होगा। अरुणाचल हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए, अगर मैप बनाए इस तरह का, ये इसे बना लेते हैं। ये आपका सिक्किम हो गया, ये क्या हो गया आपका, अरुणाचल हो गया। ठीक है। अरुणाचल के बाद होता है नागालैंड है, ये क्या है, नागालैंड है। नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर है, ये क्या है, मणिपुर हो जाएगा। अब मणिपुर के नीचे क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से तो है ही, नागालैंड से भी है, मणिपुर से भी है, और मिजोरम से भी है। ओ सॉरी, मेघालय यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मिजोरम है। उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए भैया। मेघालय यहाँ पे क्या है, मेघालय तो यहाँ पे आ गया ना, ये मेघालय है। यहाँ पे मेघालय है। ये आपका क्या है, ये त्रिपुरा है। छोटा सा जो लटका हुआ है वो त्रिपुरा है। ये क्या है, मिजोरम है। हाँ। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरुणाचल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 4 राज्य। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। अच्छा, इसका भी एक ट्रिक है, वो याद रखिए कैसे है। तो कहता है कि बचपन में MBA, ये है। बचपन से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। च से चीन हो जाएगा। प से पाकिस्तान हो जाएगा। न से नेपाल हो जाएगा। 4 इधर हो गया। एम से क्या हो जाएगा, एम से म्यांमार हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल। 40-96 इसका सबसे ज्यादा है। ये अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। चलिए, इसका देखते हैं, इसमें कुछ बताया होगा। सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के है, 40-96 है। कि वो बांग्लादेश कितने राज्यों से, तो ये बांग्लादेश से 5 राज्यों से करता है सीमा साझा। कितना, 5 राज्यों से। कहाँ है, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आसाम, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा नीचे। ठीक है। मिजोरम, हाँ।
मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हाँ, हमारा क्या है देखिए, ये इस तरीके से है। ये हो जाएगा ना, तो ये आपका क्या होगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेघालय हो जाएगा। ये त्रिपुरा हो जाएगा। ये बीच में छोटा सा आसाम भी आ जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिजोरम हो जाएगा। देखिए, आसाम, वेस्ट बंगाल, आसाम बीच में, पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम। ये मिजोरम कहाँ है, ये मिजोरम आपका ये हो गया। अब मेघालय आपका बीच में हो गया। और त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा हो गया। भारत कितने राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कितने हैं, 5 राज्यों की है। तो मतलब कि ये कैसे पूछा गया है, दोनों को मिला के हो जाएगा तो उपयुक्त में से एक हो जाएगा। ये दे दिया है। कहता है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो गया। तो ये पाकिस्तान के साथ तो 5 हो ही गया, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ भी 5 ही हैं। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अतः उत्तर सही ई होगा। तो ई किस हिसाब से लगेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, दोनों के साथ पूछ रहा है, एवं लिखा है ना। तो दोनों के साथ पूछा है तो 5 5 10 हो जाएगा ना जी। तो ये 5 इसका प्लस 5 इसका, तो हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। हाँ, सही है। आगे देखते हैं। कहता है कि सही कथन पढ़िए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाती है, ग्रेट हिमालय। तो अब हिमालय के बारे में क्या होता है, पहले क्या होता है, ट्रांस हिमालय होता है। पहला ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद आता है मध्य या लघु हिमालय होता है, मध्य या लघु हिमालय होता है, और उसके बाद क्या होता है, शिवालिक होता है। ये इस लाइन में इस तरीके से है, 1 2 3 4 है। ठीक है। निरंतरता के लिए जानी जाती है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जानी जाती है। निम्न हिमालय मतलब शिवालिक, यहाँ पे वादियां तो है, बात तो सही है। शिवालिक बाह्य हिमालय है, जो कि उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये बात भी सही है। तो पूछ रहा है कि क्या पूछा है, सही पहचान की कथन कीजिए। तो व्यापकता, इसमें सी हो जाएगा आंसर। 1 और 3 सिर्फ होगा, अच्छा 2 को काट दिया। ठीक है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए। वादियां तो ठीक है। कहता है ग्रेट हिमालय जो है वो पश्चिम से पूरब के बीच में अपनी निरंतरता के लिए जानी जाता है। तो ठीक है, ये तो बात सही है कि यहाँ से पश्चिम से लेकर पूर्व तक चल रहा है। शिवालिक हिमालय बाह्य हिमालय है, जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। 1 और 2 सही है, 2 कथन गलत है। कहता है कि ये व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियां नहीं है। वादियां कहाँ पे है, वादियां मध्य में है, जैसे कि कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब इसमें है। इसमें निम्न हिमालय शिवालिक में क्या है, द्वार है। जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये सब दून है, इसमें वादियां नहीं है। मतलब थोड़ा सा पहाड़ी इलाका कम है। भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार ही है, बात तो सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति से हुई है, ठीक है, ये भी बात आपका सही है। घट गंगा मैदान की रचना एक अर्धगत से हुई है, बात तो सही है, अर्धगत से हुआ है। ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट। चीनी प्लेट कहाँ से आ जाएगा, चीनी प्लेट का कोई काम ही नहीं है। तो 3 गलत हो गया। तो इसमें सही क्या है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। कश्मीर घाटी की रचना संभिनति से हुआ है। और ये हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट हुआ, चीनी प्लेट का कोई नाम नहीं है इसमें। बताया मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय का ही है, ठीक है। फिर कश्मीर घाटी की जो रचना है वो हिमालय की संभिनति से ही हुई है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिनति से ही हुआ है। और जो मेघालय पठार है वो मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ, मालदा ट्रैप के द्वारा हुआ है। ठीक है। अब जो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, अच्छा, ये कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संविनति से हुई है। और इसमें एडवर्ड सुअस, किसने बताया, एडवर्ड सुअस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका और हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अर्घगत या फॉर डीप पैदा हो गया था। ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टक्कर से हुआ है। कहता है, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये के इसी को कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसमें चीनी प्लेट नहीं है। ये कहता है कि भौतिक विभाजन के अनुसार भारत के निम्नलिखित में भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम में, भौतिक में कहता है कि घटते क्रम में। केंद्रीय उच्चावच, उच्च भाग, महा मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। कहता है कि भौतिक फिजियोग्राफिक के अनुसार में हमको घटते क्रम में, आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो महान मैदान पहले होना चाहिए। महान मैदान पहले क्या हो जाएगा, तटीय मैदान हो जाएगा पहले, हाँ, तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा तटीय मैदान के बाद होगा केंद्रीय उच्च भाग हो जाएगा।
ठीक है, पहले 3 आ जाएगा, फिर कहता है केंद्रीय उच्च भाग आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद फिर हो जाएगा महान मैदान हो जाएगा, और फिर पहाड़ हो जाएगा। कहता है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार की बात हो रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार में। अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है ना, तो एरिया वाइज तो सबसे कम एरिया किसका है, तो आपका कहिएगा तटीय मैदान, बहुत पतला पतला तटीय मैदान है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्च भाग हो जाएगा, फिर महान मैदान बन जाएगा, फिर उत्तरी पर्वत, सबसे ऊपर में उत्तरी पर्वत में आ जाएगा, ठीक है। भारत भारतीय उपमहाद्वीप पूर्ण में मूलतः एक भाग था, भारतीय उपमहाद्वीप जो था, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्णतः में एक मूल भाग था, टेथिस का, पेंजिया का, गोंडवाना लैंड का, तो क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का था, कची का था, गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय विस्थापन सिद्धांत, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार में भारतीय एक भूभाग का हिस्सा था, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यह विशाल महाद्वीप जुरासिक से क्रिटेशियस काल में भारत, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में विभाजित है। किस काल में हुआ था, तो क्रिटेशियस काल में, किस काल में, तो देखिए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड था, और ये दोनों जब ये टूटा तो ये बन गया आपका ये, एक मिनट, अगर देखिए पहले क्या था कि पहले पेंजिया था, पहले कि सबसे पहले क्या था, पेंजिया था, और पेंजिया जब ये हुआ, और चारों तरफ से क्या था, पेंथलासा था, पेंथलासा था चारों तरफ से, ठीक है। और जब ये टूटा, पेंजिया जब टूटता है, तो तब ये टूटने के बाद क्या बनता है, ये अंगारा लैंड बनता है, और ये गोंडवाना लैंड बनता है, अंगारा और गोंडवाना लैंड बनता है, बीच में क्या होता है, टेथिस सागर होता है, बीच में क्या होता है, टेथिस सागर होता है बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का एक भाग है, तो दक्षिणी क्या है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, क्या है, ये तो गोंडवाना लैंड का भाग है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश को क्या कहते हैं, हिमालय का क्या कहते हैं, शिवालिक कहा जाता है, मतलब सबसे नीचे की बात हो गया, ट्रांस हो गया, ग्रेट हो गया, मध्य हो गया, फिर सबसे नीचे क्या आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। शिवालिक श्रेणी दक्षिण में है, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाना है हम लोग को। काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख, ओह, काराकोरम लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, 2 1 4 3 होना चाहिए, 2 1 4 3 आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसको एक ट्रिक है, काल जापी, काल जापी, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये याद रखते थे, काल जापी के नाम से ट्रिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था सेनोजोइक काल में। कब हुआ था, सेनोजोइक काल में हुआ था शिवालिक का निर्माण। किस काल में हुआ था शिवालिक का, सेनोजोइक काल में, एक मिनट। हम्म तो शिवालिक के जो बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ है, सेनोजोइक काल में हुआ था, के नियोकल्प से मुख्यतः प्लासो युग में के वर्ष में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प के नियोसीन कल्प के मुख्यतः प्लासोइगीन युग में हुआ था। तो सेनोजोइक महाकल्प क्या हुआ था, सेनोजोइक महाकल्प के नियोसीन कल्प के प्लायोसीन युग में, यही लंबा ट्रिक दिया तो याद रखना है, बस इतना सेनोजोइक याद रखिए काफी है। सोमेश्वर श्रेणी मुख्यतः किस पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, सोमेश्वर श्रेणी जो है वो शिवालिक से, सोमेश्वर श्रेणी ऊपर ना है, शिवालिक का हो जाएगा, हाँ, बिहार में है। तो होता है कि ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय हो गया, ये तो ये इसी का एक हिस्सा है। भारत के कुल भू क्षेत्र में पर्वतों का कितना है, पर्वत की कितना हिस्सा है, तो पर्वत लगभग कितना है, 30% पर्वत है। पर्वत कितना है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन पर्वत भू क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है, तो भारत के कुल भू क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 29 से 30% है, और पठारी का लगभग 28% है, ठीक है, और मैदानी 43% है। अच्छा ठीक है, हाँ, 29 30 हो सकता है, दोनों को मिला के, पहाड़ और पर्वत में मिला के दोनों को
ये कितना हो जाएगा, लगभग 29 से 30% हो जाएगा। ठीक है। हम्म। मतलब बृहद हिमालय अर्थात हिमगिरी के पूर्वी छोर का क्या है, बृहद हिमालय मतलब ग्रेट, ग्रेट हिमालय की कहता है पूर्वी छोर में क्या हो जाएगा, तो गारो खासी जयंतिया नंगा पर्वत, तो पीछे में नामचा पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नामचा पर्वत हो जाएगा। नंगा पर्वत सबसे ये क्या है, ये पश्चिमी है, पाकिस्तान में है ये। नामचा पर्वत आगे हो जाएगा। नामचा पर्वत क्या है कि ये नामचा पर्वत है कहाँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो अटल टनल किस पर्वत श्रेणी को पार करती है, अटल टनल। तो अटल टनल करता है कि लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, पीर पंजाल को पार करते हैं। अब पीर पंजाल में किसको, पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल को कहता है कि पूर्वी पीर पंजाल को, हाँ अटल ट्रेनिंग कहाँ आता है, तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करता है। पूर्वी पीर पंजाल को अटल ट्रेनिंग, पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर, पर्वत की बात कर रहे हैं ना जी, काराकोरम लद्दाख जास्कर पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है। अटल टनल जो है आपका पूर्वी पीर पंजाल। हम्म। कहता है कि जो 9.2 किलोमीटर लंबा अटल टनल है वो हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। ये अटल टनल के रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदौर से स्पीति घाटी को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, बीआरओ ने किया था इसका निर्माण, बीआरओ का अधीन कराया गया था। ठीक है। 3 मई 2020 3 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। कहाँ, कहता है कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। अटल टनल की रोहतांग हिमाचल प्रदेश में लंबाई है कितना, 9.2 किलोमीटर है। जोजिला दर्रा किन स्थानों को जोड़ेगा, तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वो आपको श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। एक मिनट, श्रीनगर को लेह से। ठीक है। भारत के अंदर लद्दाख में है ये, जो जिला दर्रा कहाँ, लद्दाख के कारगिल जिले में है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक सुरंग बनाया गया है, जो जिला सुरंग जो बनाया गया है। आगे देखते हैं। दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणी देखना है हम लोग। ये हम लोग पूरब देख लिए। कहता है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है, तो वो आपका विंध्याचल कर सकता है, हिमालय तो नहीं करेगा, पूर्वी घाट, हाँ विंध्याचल नहीं करेगा। ऐसे सतपुड़ा को भी बोला जाता है, सतपुड़ा को भी बोला जाता है बांटने का, क्योंकि पहले ऊपर में विंध्याचल है और नीचे में सतपुड़ा आता है। सतपुड़ा नीचे में आता है तो इसलिए लोग सतपुड़ा भी बोलते हैं, लेकिन विंध्याचल भी चलेगा। ठीक है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन है, काराकोरम, अच्छा कन्याकुमारी नीचे, तो कन्याकुमारी से सटी कौन हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, कार्डमम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कार्डमम हो जाएगा। कार्डमम की पहाड़ियां। कहता है पश्चिमी घाट में है ये, हिमालय के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट है वो हिमालय के बाद तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है। क्या है ये, पता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा हो जाएगा, और दक्षिण भारत की अगर कहते हैं तो अनाई मोड़ी हो जाएगा। ये नीलगिरी के दक्षिण में है, ये जो, ये क्या है, नीलगिरी के दक्षिण में नीचे है, तो पहले क्या है, पहले नीलगिरी है और उसके नीचे में क्या है, ये आपका अनाई मोड़ी हो जाएगा। नीलगिरी के दक्षिण में क्या हो जाएगा, अनाई मोड़ी। तो क्या पूछा है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, कार्डमम हो जाएगा। कार्डमम क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी से सटी हो जाएगा। हम्म। अनाई मुड़ी इलायची की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है, तो अनाई मुड़ी ये कहाँ, तो दो आपका मिलता है, अनाई मुड़ी में मिलती है। कहता है अनाई मुड़ी इलायची की पहाड़ी और पालनी कहाँ मिलती है, तो अन्नामलाई इलायची और पालनी अनाई मुड़ी मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है,
कौन कौन? बात हो रहा है अन्ना मलाई, इलायची, और कौन हो गया? इलायची, अन्ना मलाई, इलायची और पालनी। तो ये कहाँ मिलती है? ये कहाँ मिलती है? सब मिलती है आपका, मिलती है अनाई मुड़ी में। अनाई मुड़ी में मिलती है। ठीक है। ये अनाई मुड़ी है, तीनों पहाड़ियों का केंद्र है। तीनों पहाड़ियों का केंद्र कौन है? तो अन्नामलाई, इलायची, पालनी का केंद्र कौन है? तो अनाई मुड़ी है। ठीक है। दक्षिण की ओर इलायची, उत्तर की ओर अनाई मुड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी है। मतलब क्या हो गया देखिए, ये क्या हो गया? दक्षिण की ओर इलायची हो गया, ये आपका इलायची हो गया, ये आपका हो गया अनाई मुड़ी हो गया, और इधर वाला जो इधर क्या हो गया? ये पालनी हो गया। ये इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया? ये दक्षिण की ओर कौन है? इलायची है, ये इलायची है। ये कौन है? आपका कौन है? ये अनाई मुड़ी है। और ये क्या हो जाएगा? आपका पालनी हो जाएगा। इस तरीके से है। ये आपका ऊपर में है अनाई मुड़ी, नीचे क्या है? इलायची है, और इधर में क्या है? पालनी है। और कहाँ मिलता है ये? अनाई मुड़ी पे मिलती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? तो वो तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई चूंकि दोदा बेटा है जो 2633 किलोमीटर है। कितना? 2637 किलोमीटर है। 2637 मीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन है? तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। समुद्री भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तट की बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था रमन सागर पर्वत। क्या नाम रखा गया था? ये 1995 बहुत पुराना, उस समय नया नया न्यूज में आया था। तब ये कहता है कि खोज किया था, उसका नाम रखा गया था रमन सागर। क्या नाम था? सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया था। क्या रखा गया था? रमन सागर पर्वत रखा गया, रमन सागर। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में क्या कराते हैं? इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक को क्या कहते हैं? तो इसको कर्नाटक भी है ना, महाराष्ट्र भी है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सह्याद्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सह्याद्री। हम्म। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहता है? सह्याद्री कहा जाता है। और नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स पश्चिमी घाट में ही है। पर्वत चोटी देखते भारत की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? तो होता है कि केटू गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। सर्वोच्च चोटी कौन होता है? केटू पर्वत कहा जाता है, गार्डविन ऑस्टिन है। ये कहाँ है? तो केटू कहाँ है? काराकोरम में है। ठीक है। अब भारत में कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ जाता है। यह क्षेत्र पाकिस्तान में अवैध रूप से कब्जा है। तो जो केटू है वो अवैध रूप से कब्जा है, लेकिन अगर भारत में अभी फिलहाल कीजिएगा तो वैसे कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। ये कहाँ है? ये सिक्किम में हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है, इसमें फिर हो जाएगा केटू ही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, भारत की कहेगा तो भी केटू ही हो जाएगा। जब केटू नहीं देगा तब कंचनजंगा लगाइएगा। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटी में से कौन भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है तो नंगा पर्वत, धौलागिरी, कामेत। नंगा पर्वत ही, धौलागिरी, धौलागिरी भारत में नहीं है। ये धौलागिरी कहाँ है? तो धौलागिरी आपका नेपाल में स्थित है। तो जो धौलागिरी है वो कहाँ है आपका? धौलागिरी नेपाल में है। पर्वत श्रेणी जो है धौलागिरी, वो आपका कहाँ है? नेपाल में है धौलागिरी। पर्वत, हिमालय की पर्वत श्रेणी की चोटी की बात हो रहा है ना, तो ये धौलागिरी आपका है कहाँ? तो ये आपका नेपाल में है। ठीक है। नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है जास्का श्रेणी भारत और पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में है। नंगा पर्वत कहाँ? भारत पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में है। ठीक है। जबकि कामेत शिखर उत्तराखंड के गढ़वाल में है। कामेत कहाँ? तो कामेत आपका कहाँ? कामेत आपका उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। बछेंद्री पाल निम्नलिखित किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण जी हैं वो। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी थी। हिमरेखा, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच है। कहता है जो हिम जो रेखा है वो किसके बीच में है? लगभग तो ये 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में है।
ठीक है, अब इस टाइप का सवाल तो नहीं आता है। औसत का है हिम रेखा 5800 मीटर से लेकर पूर्वी में 4300 तक है। कौन सा पर्वत सबसे लंबा हिमनद है? सबसे लंबा हिमनद किस पे है? सबसे लंबा कौन है? तो आपका था बतुरा जो है सबसे लंबा हिमनद है। बतुरा सबसे लंबा हिमनद है। सबसे बतुरा जो है सबसे लंबा हिमनद हो जाता है। कहता है कि बतुरा जो है लगभग 57 किलोमीटर है। कितना बतुरा जो है 57 है, ये सबसे लंबा है। और ये कहता है कि यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत में है। तो ये बतुरा कहाँ है? तो काराकोरम में है। वैसे तो इसे सियाचिन ग्लेशियर सबसे लंबा है, लेकिन बतुरा वो दिया हुआ है लगभग 57 किलोमीटर है, जो ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से पड़ जाता है बतुरा। और ये कहाँ? काराकोरम में है। कहाँ? काराकोरम में। ठीक है। किस क्षेत्रों में किसकी न्यूनतम हिम रेखा है? तो न्यूनतम हिम रेखा की बात करेगा। हिमालय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय में, आल्पस पर्वत में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न रेखा भूमध्य में तो बर्फ है, आल्पस क्षेत्र में तो बहुत है, इसमें तो बहुत ज्यादा है। तो आल्पस में ही कम है। भूख, हाँ। कहता हिम रेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर स्थायी बर्फ है। ओके। तो कहता है कि न्यूनतम हिम रेखा है। सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, जिस कारण यह समानता वनस्पति नहीं होती है। तो दिए गए आल्पस कहता है कि हिम न्यून रेखा निम्न है। आल्पस पर्वत पे कहेगा कि हिम रेखा क्या है? निम्न है, मतलब ऊंचाई के हिसाब से बोला गया है। ठीक है। ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया था। तो न्यूनतम हिम रेखा किस पे है? तो आल्पस पर्वत पे हो जाएगा। कहता है कि उत्तर प्रदेश में हिम रेखा का औसत ऊंचाई क्या है? बताइए। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा कहाँ से आ जाएगा जी? किसी वो विशेष स्थान पे ऊंचाई वर्षावर जमी रहती है, ये हिम रेखा ऊंचाई कहलाती है। कहता है कि उत्तराखंड के बाद होने का उत्तर प्रदेश में हिम रेखा है ही नहीं। वही तो, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया था री एग्जाम में। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लिखापानी, तो आपका कहाँ लिखापानी कहाँ जाएगा? ये आपका है, ये अरुणाचल प्रदेश में लिखापानी दर्रा है, ना कि हिमनद है। ये भी सवाल गड़बड़ ही कर दिया था, देखिए। तो लिखापानी क्या है? लिखापानी दर्रा है। और ये लिखापानी दर्रा कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। लिखापानी का दर्रा अरुणाचल में है, कि यहाँ पे अरुणाचल में है लिखापानी दर्रा। तो ये उसके बारे में पूछा गया था, लेकिन ये सवाल कर दिया है गड़बड़। एक लिखापानी दर्रा हिमाचल में है। सॉरी, अरुणाचल में है। ये हिमाचल प्रदेश कहाँ है? ये अरुणाचल में है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। पठार के बारे में सवाल आ गया, तो कहता है कि अतिरिक्त प्रायद्वीपीय कब हुआ? इयोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक में। कहाँ हुआ? सिनोजोइक में हुआ है। तो कहता है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित कब हुए? तो हिमालय सहित भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सिंधु और गंगा मैदान के जो उत्तर भाग में है, निर्माण सिनोजोइक महाकल्प में हुआ। कहाँ हुआ? सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। तो कहता है कि प्रायद्वीपीय पर्वत की बात कर लीजिए भी, तो पर्वत भी कब हुआ? सेनोजोइक काल में ही हुआ है। पर्वत का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक काल में। कब हुआ? सेनोजोइक काल में हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो दंडकारण्य कहाँ आता है आपका? दंडकारण्य भी इसमें एक से ज्यादा आएगा। दंडकारण्य में कहता है कि उड़ीसा भी आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा और तेलंगाना भी आ जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आ जाएगा। तो कहा जाएगा ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में भी, चारों में हो जाएगा। ठीक है। हालांकि दंडकरण का छोटा भाग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पड़ता है। दंडकरण कहाँ कहाँ है? उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो गारो, खासी, जयंतिया तो है, भुवन नहीं हो जाएगा। भुवन कहाँ है? ये असम में है। कहाँ है कि ये पूर्वोत्तर हिमालय का है। भुवन का है, पूर्वोत्तर हिमालय का है। मालनाड क्षेत्र का संबंधित निम्नलिखित से भारत के किस पठार से है? मालनाड क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक के पठार में है, मालनाड क्षेत्र है। कर्नाटक के पठार में क्या है? मालनाड क्षेत्र है। क्या है? कर्नाटक के पठार में क्या है? मालनाड क्षेत्र है। मालनाड क्षेत्र का कहता है दक्षिण भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी घाट को कवर करता है।
तटीय भाग लेते हैं। भारत की तटीय रेखा लंबाई कितनी है? तो अब तो बदल गया है, अभी कितना हो गया? 11,098 हो गया। कुल कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर हो गया। भारत की समुद्री क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्र की ओर फैली है? भारत की क्षेत्रीय सीमा की बात हो रहा है, तो ये 12 नॉटिकल माइल होता है ना जी, 12 नॉटिकल माइल होता है क्षेत्रीय सीमा। तो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि कब हुआ? 1982 की बात है। कहता है अनक्लोज 1982। ये क्या है? अनक्लोज कब हुआ था? 1982 में आया था। उनके अनुसार बताया गया है कि जो दावा कर सकता है वो 12 नॉटिकल माइल तक कर सकता है। 12 नॉटिकल माइल मतलब 21.9 किलोमीटर। ठीक है, इसके ऊपर यह अपने देश में समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और समुद्री तल उपमृदा संप्रभुता का प्रयोग करेंगे। अरब द्वीप द्वीप समूह, अरब सागर की बात है। लक्षद्वीप टापू कहाँ है? तो भारत के कहाँ है? ये दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। मैप ऐसे देखिएगा तो इधर है आपका, जैसे अगर मैप बनाते हैं तो इधर है लक्षद्वीप, इधर है अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप में कितने हैं? तो ये है 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 द्वीप है टोटल लगभग। ठीक है, कुल संख्या कितना है? 36 है। कहता है कि लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप का नाम चिटलट है। उत्तरी बसे हुए द्वीप कौन है? चिटलट है। और सबसे दक्षिणी का नाम क्या है? मिनिकॉय है। तो सबसे उत्तरी में क्या है? चिटलट। चिटलट है सबसे उत्तरी हो गया। और दक्षिणी क्या हो जाएगा? आपका मिनिकॉय हो जाएगा। उत्तरी में क्या है? चिटलट द्वीप है, चिटलट द्वीप। और दक्षिणी में क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी में आपका हो जाएगा मिनिकॉय हो जाएगा। आगे देखते हैं। मिनिकॉय कहता है 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है शेष द्वीपों से। मिनिकॉय है वो, मिनिकॉय कवारत्ती से 9 डिग्री से अलग होता है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप का नाम है कवारत्ती है, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। कवारत्ती क्या है? ये राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहता है, सबसे बड़ा द्वीप कहता है कि एडरोट और एडरोथ है। सबसे बड़ा जो द्वीप है लक्षद्वीप का, सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करें, सबसे बड़ा द्वीप की बात कर ले तो उसका नाम क्या है? कहता है कि एडरोट, एडरोट एंड और कौन है? एडरोथ। ये दो क्या है? सबसे बड़ा है। द्वीपों का समूह जो है लक्षद्वीपों का, कहता है प्रवाल भित्ति का है। ये क्या है? प्रवाल भित्ति का है। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय में तो यहाँ तो पाई ही जाती है, मतलब इसको ऐसे आंसर नहीं दिखाते हैं, नहीं पाई जाती बात कर रहा है ना। तो कहता है कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में, जिसको खंबात की खाड़ी के नाम से प्रवर्तित है, वहाँ पे वो नहीं पाया जाता है, प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है, तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। खंबात की खाड़ी पता कहाँ है? इधर, ये यहाँ पे कहीं पे खंबात की खाड़ी है, ये इधर कहीं खंबात की खाड़ी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत के सीमा से नहीं लगा हुआ? आप समझ रहे हैं, ये सवाल खाली फंसाने के लिए था। ये सब सवाल उत्तराखंड के, बिहार के राज्य में उत्तराखंड के बारे में किसी तरह डिटेल में पड़ेगा। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, क्या अल्मोड़ा है कि नहीं करता है? उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है वो तिब्बत के साथ साझा नहीं करता है। 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी है जो साझा करते हैं। कौन कौन करते हैं? पिथौरागढ़, वो चमोली और उत्तरकाशी ये करते हैं। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ये 3 वो साझा करते हैं। फिर उत्तराखंड के साथ कौन है? पिथौरागढ़, चंपावत और उधर सिंह जो नगर है वो नेपाल के साथ साझा करते हैं। पिथौरागढ़ जो है, जो पिथौरागढ़ है, ये नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ करता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, पता नहीं इस तरह से सवाल पूछा है तो फिर से पूछा जा सकता है। पिथौरागढ़ है वो कहता है नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ साझा करता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश है, ये सर्वाधिक लंबाई किसके साथ है? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ है। सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश का कहाँ है? मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, ऊपर में उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ कहता है कि महाराष्ट्र का प्रादेशिक नाम था विदर्भ। पाट आंचल अवस्थित है। पाट आंचल कहाँ है? तो ये आपका झारखंड में है। पाट आंचल कहाँ है आपका? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में अवस्थित है पाट आंचल। पाट आंचल कहाँ है? झारखंड में है। समतल शीर्ष वाले पठारी भाग पाए जाते हैं। झुमरी तलैया जो है, रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए जो प्रसिद्ध है वो कहाँ है? तो ये झारखंड में है झुमरी तलैया, कोडरमा जिले में। झुमरी तलैया कहाँ? कोडरमा जिले में है। मद्रास का नया नाम क्या है? तो मद्रास का चेन्नई नया नाम है। अब बदला कब गया था? तो नाम 1996 में बदला गया था, 1996 में।
रामेश्वरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में रामेश्वरम है। समझ रहे हैं? ये बीपीएससी का पहले ऐसा सवाल आता था। अभी देखिए कैसे पूछता है, कंपटीशन इतना हो गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखिए। क्या है? अवरोही। वो भी किस तरीके किस रूप में? क्षेत्रफल के अनुसार में। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन है? पहले तो राजस्थान एक होता था, फिर उसके बाद कौन होता है? एमपी हो जाता है। राजस्थान के बाद एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद यूपी हो जाएगा। तो पहले एमपी देखिए, 3 नंबर यहाँ पे है, 3 नंबर यहाँ पे। एमपी के बाद क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा। फिर फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और फिर बिहार हो जाएगा। तो क्या है सही? पहले तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। सबसे ज्यादा किसका है? तो राजस्थान का सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कहा जा सकता है। कहता है साथ कौन है? शीर्ष 4 का राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर यूपी। कौन है पहले? कौन हो जाएगा? राजस्थान। फिर कौन हो जाएगा? एमपी। उसके बाद कौन हो जाएगा? एमएच महाराष्ट्र। उसके बाद कौन हो जाएगा? यूपी। ये 4 राज्य याद रखिएगा। पहले राजस्थान, उसके बगल में बगल में दाहिने साइड में कौन है? पूरब में मध्य प्रदेश, नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र, और उत्तर मतलब समझिए कि ये उत्तर में कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। असम कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? असम की बात कर लिया जाए तो अगर ये असम जो ऐसे हम बना दें, ये हमारा जो ये असम है, ये इस तरीके से कर लेते हैं। तो असम यहाँ तक तो चला गया आपका कौन है? यहाँ तक आपका आ गया पश्चिम बंगाल हो जाएगा। एक तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर अरुणाचल हो जाएगा, ठीक है, फिर नागालैंड हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और ये मेघालय हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 7 राज्य से होगा। हम्म। नाम भी आपको बता दिए मैप के थ्रू। भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कहता है जिला सबसे बड़ा कौन है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कहता है कि लेह, जैसलमेर, कच्छ या बाड़मेर। तो कहता है कच्छ जिला जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की बात कर ले तो सबसे बड़ा जिला ऐसे कौन है? तो लेह है सबसे बड़ा। नहीं नहीं, सबसे बड़ा तो गुजरात ही है बाबू। अगर सबसे बड़ा जिला की बात कर ले तो सबसे बड़ा जिला कौन है? गुजरात है, कच्छ का गुजरात है। और उसके सेकंड नंबर पे कौन आता है? लेह आता है। लेह कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। और उसके बाद होता है जैसलमेर होता है, और उसके बाद बाड़मेर होता है। तो सबसे ज्यादा कच्छ, फिर कौन है? लेह, फिर कौन है? जैसलमेर हो जाएगा, फिर कौन है? बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन है? तो राजस्थान के जयपुर। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो ये मेघालय को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। मेघालय में एक शिलोंग शहर है। मेघालय में शिलोंग कहाँ है? मेघालय में है। इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग शहर कहाँ है? मेघालय में। चेरापूंजी कहाँ है? तो ये चेरापूंजी कहाँ है? तो ये मेघालय में चेरापूंजी है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में चेरापूंजी। अब चेरापूंजी है ये पूर्वोत्तर मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? खासी पहाड़ियों पे है। मानसराम सर्वाधिक वर्षा वाला था, चेरापूंजी में ही था। प्रजाति देखिए भैया, कहता है निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविड़ी की बात हो जाएगा तो दक्षिण भारत में हो जाएगा जी। ठीक है। यहाँ पे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु, ये सब है। ठीक है। किस राज्य की जनजातीय समुदाय पहचान नहीं की गई है? कहाँ का जनजातीय समुदाय को पहचान नहीं किया गया? तो हरियाणा में कोई ऐसा जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार में पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी कोई जनजाति नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, दिल्ली और पुडुचेरी में भी जनजाति नहीं है। तो ये 5 राज्यों में नहीं किया गया। कहाँ? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में नहीं है। गद्दी लोग कहाँ के निकल आते हैं? गद्दी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू में और लद्दाख में। बोडो, बोडो कहाँ की है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये गारो पहाड़ी पे बोडो हो जाएगा। ये असम की मुख्यतः कहाँ के? असम की जनजाति है। गारो क्या है? गारो जनजाति कहाँ है? गारो खासी जयंतिया, ये आपका मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में हो जाएगा। हम्म। भील कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति तो पश्चिम बंगाल, असम नहीं, महाराष्ट्र किया जा सकता है। ऐसे तो भील जैसे एमपी में भी बहुत पाया जाता है भील।
ठीक है, लेकिन भील कहाँ पाया है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में भी पाया जाता है। जनजातीय राज्य की जोड़ी सही नहीं है। भील गुजरात ठीक है, गद्दी हिमाचल ठीक है, टोंडो केरल गलत है। टोडो जो है वो तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है टोडा। कोटा, कोटा कहाँ? तमिलनाडु में भी है। पता है कि भील गुजरात में है, कर्नाटक में भी है, ठीक है। गद्दी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, ये भी ठीक है। कोटा जो है वो तमिलनाडु कर्नाटक में है, ठीक है। टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक में है। टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक में है, ना कि आपका वहाँ है। भारमौर जनजाति किस क्षेत्र प्रांत में? भारमौर पता है, सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख। हिमाचल में कौन है? भारमौर जनजाति है। कहाँ है ये? हिमाचल में है भारमौर जनजाति के। देखें तो यहाँ पर कह जाएगा भारमौर कहाँ? हिमाचल में है। हाँ, हिमाचल में भरमौर है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों के कहा जाता है। मणिपुर में कहता है कुकी और मैतई। मैतई कहता है। मध्य घाटी की बात हो रहा है ना, अभी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो याद रखिएगा। मणिपुर में कहता है मध्य घाटी में कहता है कि मतई कहा जाता है। मणिपुर की मध्य घाटी में क्या कहा जाता है? मैतई है। मणिपुर में क्या है? कुकी और मैतई भी है। क्या है? कुकी और मैतई है मणिपुर में। कुकी एक जनजातीय समूह है जिसमें मणिपुर मिजोरम में रहने के लिए है। ठीक है, आगे देखिए। गंगा नदी तंत्र देख लें, जनजातीय हो गया। गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी का मैदान एक रूप से निर्मित किया गया है। कहता है कि जियो सिंक्लाइन से। गंगा नदी जो है वो जियो सिंक्लाइन से हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत के निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि से नीचे लगभग कितना है? जलोढ़ मृदा की जो गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितना है? तो लगभग 6000 मीटर तक है। तो जो गंगा की जो जलोढ़ मृदा है वो कितने मीटर तक है? तो लगभग 6000 तक है। आगे देखिए, हम लोग गंगा नदी तंत्र देख रहे हैं ना, नदी तंत्र पे आ गए हम लोग। तो नदी तंत्र देखते हैं भैया। हम्म आगे देखते हैं। ओल्डम के अनुसार लगभग ये है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थल है? तो अलकनंदा और भगीरथी का आपका देव प्रयाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देव प्रयाग हो जाएगा। ये 71वां बीपीएससी में पूछा गया है बाबू, लेटेस्ट एकदम अभी। अब इसका याद रखिएगा। सतोपथ हिमानी से निकलता है। इधर से आपका कौन आता है? जब सतोपथ हिमानी से निकलता है तो इधर से धौलागिरी निकलेगा। धौलागिरी कहाँ पे मिलेगा? धौला गंगा कहाँ मिलेगा? धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। इधर से कर्ण प्रयाग निकलेगा। पिंडार नदी निकलेगा। कहाँ मिलेगा? कर्ण प्रयाग में मिलेगा। ठीक है, और ये दो हो गया। उसके बाद आपका नंद, अच्छा बीच में एक नंदाकनी भी निकलता है, वो छूट गया बाबू। फिर से देखिए क्या हो गया। सतोपथ हिमानी से निकला, ठीक है, बद्रीनाथ के। इधर से कौन आया? धौलागिरी। कहाँ मिला? धौलागिरी कहाँ मिलता है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलता है? विष्णु प्रयाग में। फिर आता है नंदाकिनी। नंदाकिनी मिलता है कहाँ? नंद प्रयाग में। फिर आता है आपका पिंडार नदी मिलता है कहाँ? पिंडार नदी कहाँ मिलता है? कर्ण प्रयाग में। ठीक है, अब ये बन गया, यहाँ से बन गया अलखनंदा। ठीक है, अब इधर से कौन अब क्या आता है? ये केदारनाथ से कौन आते हैं? तो ये आता है, केदारनाथ से आते हैं मंदाकिनी। केदारनाथ से कौन आता है? मंदाकिनी। केदारनाथ से आते हैं मंदाकिनी। ठीक है, और केदारनाथ से मंदाकिनी आते हैं तो ये कहाँ पे मिलता है? ये देव प्रयाग। केदारनाथ से मंदाकिनी आता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। और फिर आता है, बात हो रहा था किसका? भागीरथी का। ये आ गया, ये भागीरथी आ गया। ये कहाँ से? गंगोत्री से। और ये जो कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं देव प्रयाग में। देव प्रयाग में भागीरथी से ये मिल जाता है। और उसके बाद आगे चल जाता है, तब बनता है गंगा। हाँ, और देव प्रयाग के बाद बनता है गंगा, बनता है। हाँ ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग हो गया। चलिए ठीक है, आगे बता दिए। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनती है? तो अलकनंदा ऊपर से आ रहा था, भगीरथी दोनों कहाँ मिलते हैं? देव प्रयाग में मिलते हैं, जो कि अभी आपको पूरा बढ़िया सा डिटेल में बताया है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो गंगा हो जाएगा। 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी है। ठीक है, गोदावरी उस सेकंड नंबर पर गोदावरी है, 1465 है। गोदावरी सेकंड नंबर पे है। फिर नर्मदा है, 1312 है। महानदी 8,851 है। गंगा नदी घाटी का कौन सा उपनदी है? तो गंगा नदी का कौन है उपनदी? तो दक्षिणी कोयल बराकर, ये शंख भी है, दक्षिणी कोयल भी है। कहता उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो
उत्तरी कोयल और शंख नदी है वो, ये दोनों मिलके एक नदी बनाती है। उत्तरी कोयल और शंख नदी मिलके एक नदी बनाती है। झारखंड में बही नदी है जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। किस नदी की? सोन नदी की सहायक नदी है। समझ गए? सोन नदी की सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल और शंख नदी। ये याद रखने की चीजें है बाबू। सोन नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? उत्तरी कोयल और शंख नदी। एक मिनट। उत्तरी कोयल सहायक नदी है किसका? सोन नदी की। ठीक है। ये सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन है? यमुना है। तो दूसरी सेकंड नंबर है जो कि गंगा में मिलती है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हम्म। दक्षिणी कोयल कहता है, ये दक्षिणी उत्तरी कोयल है ये। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली नदी है जो कि उत्तरी कोयल मिलता है यहाँ पे। ये तो दक्षिणी कोयल है, झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा के राउरकेला में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो कहता है कि ब्राह्मणी नदी से ये प्रवाहित होती है। ये इसको तो बढ़िया से, इसको ब्राह्मणी नदी से प्रवाहित होती है उसको याद रखिएगा। कौन कौन है नदी मिलकर कौन नदी बन रहा है वो एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिलकर ब्राह्मणी। दक्षिणी कोयल और शंख नदी, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? ब्राह्मणी बनता है। ये कहाँ बहता है? उड़ीसा में। ये कहाँ बन ये दोनों मिलकर कहाँ बहता है? उड़ीसा में। कहाँ है ये दोनों? ब्राह्मणी होता है उड़ीसा में। तो ये याद रखिएगा। कौन कौन? दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी बन जाती है उड़ीसा में। बराकर नदी दामोदर नदी का मुख्य सहायक नदी है। बराकर है दामोदर का सहायक नदी है। ठीक है, झारखंड में बहता है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से दिशा में, कहता है कि कौन सी सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी से ऐसे आ रहा है, ये इधर से आया, यहाँ से घुसा दिहांग से, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे आया, तो इसका उत्तर से नहीं मिलती है। उत्तर मतलब दाहिने से, इधर से नहीं मिलती है। तो इधर से मतलब इधर से सुबनसिरी मानस मिलती है। बेलाश्री कहता है कि उपयुक्त, ये भी सब मिलता है, उत्तर से मिलता है। समझ रहे हैं? तो होता है कि उत्तर से मिलने वाली नदियां कौन है? सुबनसिरी, मानस, बेलाश्री, बुरकोई, बेकी। तो उत्तर से मिलने वाला कौन है? सुबनसिरी है। कौन है? सुबनसिरी। मानस भी है और बेलाश्री भी है। सुबनसिरी मानस हो जाएगा, बेलाश्री भी। सुबनसिरी मानस हो जाएगा और बेलाश्री भी है। कौन है? बेलाश्री भी है। हम्म। फिर बुरोई भी है और बेकी भी है। बुरोई भी है और बेकी भी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप हो जाएगा भैया, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, गड़बड़ ही नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। भारत की यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलो जांगबो नदी से कहा जाता है। होता है यारवो जांगबो नदी से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहता है यारवो जांगली नदी। क्या नाम है? यारलुंग जगबो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किसका है? तो सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का, सभी का है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की मानस नदी है। ठीक है। दक्षिण भारत की नदी के बारे में पढ़िए भैया। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी के थ्रू होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है वो। ऊपर में विंध्याचल पर्वत है, नीचे में सतपुड़ा है, बीच से ही नदी बहती है। और अपने मुहाने पे एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि भ्रंश घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी से बहने के कारण इसमें जलोढ़ और डेल्टाइक निक्षेप का अभाव रहता है। कितना जी बाकी है इंडियन ज्योग्राफी का? ओहो, इसमें तो सोचना ही नहीं है, एकदम चलते रहिए। वाह जी वाह जी, हीराकुंड बांध है, रबी फसल है। आहा हा हा। खनिज है, धात्विक खनिज है, कोयला है।
विविध है, तापीय परियोजना है। हाय हाय हाय, हाय 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 हाय, रेल परिवहन विविध। 253 पेज पे आना होगा। अभी हम लोग हैं कितने पेज पे? 200 न कह दे, डर ही लग रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आज जितना हो जाए करते हैं। 218 पे, अरे अभी बहुत है। 253, 30 पेज पढ़ना है। चलिए, बिना सोचे आराम से हम लोग इसी स्पीड में धीरे धीरे चलते रहेंगे, पूरा पढ़ लिया जाएगा। तो क्या है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है। सोन नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी, नर्मदा नदी, ये कहता है अमरकंटक के पहाड़ी से। जबकि महानदी तो नहीं है, सोन नर्मदा का तो है अमरकंटक, और महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से होता है। सोन नदी, नर्मदा नदी, और लेकिन ठीक है, कहा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग तो जगह में बोला गया कि सोन नदी और नर्मदा नदी, ये महानदी तीनों है। चलिए ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन है? पश्चिम की ओर तो नर्मदा है, ताप्ती है, राप्ती, एक दो तो है, एक दो है, राप्ती नहीं है। तो है कि ये तीन नदियां हैं पश्चिम की ओर में, नर्मदा, ताप्ती और माही है। मेन जो पश्चिम की ओर बहने वाला कौन है? नर्मदा, ताप्ती, माही है। राप्ती है वो घाघरा की सहायक नदी है। जो राप्ती है, घाघरा की कौन है? सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी कौन है? राप्ती है। घाघरा की सहायक नदी का नाम है राप्ती है। ठीक है। कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी, तो गुजरात में तो कावेरी है ही नहीं जी। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश पर नहीं हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए पुडुचेरी में भी इसका विस्तार है। पुडुचेरी में भी इसका विस्तार है। और यहाँ पे श्रीरंगनम शिव समुद्रम नाम का द्वीपों का निर्माण भी करती है ये। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल, ईब, मंड, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो कहता है कि ये तेल, ईब, मंड जो है वो महानदी की सहायक नदी है सर जी। तेल महानदी की सहायक नदी है। और कौन कौन है? तेल, ईब, मंड, देखिए है ना, तेल, ईब, मंड, सोमनाथ, हंसदेव, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका है महानदी की है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो नर्मदा नदी है जो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर होती है। ओके, एक मिनट, ओके। और कौन कौन नदी है बाबू? बढ़िया से देखिए। पूरब की ओर प्रवाहित नहीं नहीं होती है ना, मतलब तो नर्मदा नहीं होती है। कृष्णा, गोदावरी, गंगावली भी। गंगा, नर्मदा और गंगावली भी कहता है कि पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती है। तो नर्मदा, ताप्ती और गंगावली भी पश्चिम की ओर होता है। तो उपयुक्त में से दो हो जाएगा। कौन कौन होता है? पश्चिम की ओर पर नर्मदा भी है, सतपुड़ा भी है, ताप्ती भी है। नर्मदा, ताप्ती, एक गंगावली भी है। कौन है? गंगावली। नाम क्या है? गंगावली। ठीक है। भीमा नदी किस नदी की उपमा? तो भीमा कृष्णा की है सहायक नदी है। कृष्णा की और सहायक नदी कौन कौन है? कृष्णा की कौन है? तो कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी। भीमा, डॉन, ये भी है। कौन है? भीमा, डॉन, घाट प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, ये भी है। प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा की से ही जल प्राप्त करती है। प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, बात तो सही है। ये नदियां युवा बलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है। बात हो रहा है प्रायद्वीपीय नदी की, बात हो रहा है। ठीक है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होता है। तो आंसर तो ये तो सही है। प्रायद्वीपीय से केवल वर्षा पे कहता है। ये नदियां युवा बलित पर्वतों से होकर गुजरती है और अभी भी युवा अवस्था में नहीं, ये गलत बात हो गया। कहता है अधिकांशतः मौसमी है। ठीक है। और इनका प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। बात तो सही है। ये नदियां प्राचीन पर्वत और पठारों से होकर बहती है और प्रौढ़ अवस्था में है। तो कहता है कि जो दक्षिण की जो नदियां हैं, वो कहता है कि दक्षिणी नदियां हैं वो प्रौढ़ अवस्था में है। दक्षिणी नदियां किस किस अवस्था में है? प्रौढ़ अवस्था में है। दक्षिणी नदियां जो है वो कहता है कि प्रौढ़ अवस्था में है। कहता है कि प्राचीन पर्वतों से बहती है। कहाँ से बहती है? प्राचीन पर्वतों से बहती है और प्रौढ़ अवस्था में है। इस अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है। ये याद रखिएगा। हम्म। दंडकारण्य में इंदिरावती, सबरी किसकी सहायक नदी है? इंदिरावती और सबरी किसकी सहायक नदी? दंडकारण्य में इंदिरावती, सबरी है आपका गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी कौन है? इंदिरावती।
सबरी, हाँ गोदावरी की पेन गंगा, बेन गंगा, वर्धा, मंजिला और इंद्रावती और सबरी, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और इसके कौन है? प्रवरा, मंजरा, प्राणहिता, पूर्णा। प्राणहिता, प्रवरा भी है। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में कहाँ है? तो कहता है कि सोन नदी की अमरकंटक में कहाँ है? तो कहता है मैकाल पहाड़ी में है। सोन नदी है, वो कहता है अमरकंटक में, कहता है मैकाल पहाड़ी से निकलता है। कौन श्रेणी से? मैकाल श्रेणी से। अमरकंटक में सोन नदी कहता है मैकाल श्रेणी से निकलता है। ये आपका अमरकंटक है, मैकाल श्रेणी से निकलता है। चलिए, कहता है कि ये ठीक है, निकलती है, ठीक है। अन्य नदियां सिंधु जल संधि के अनुसार, ठीक है, तरवा बीपीएससी में पूछा गया है, तीन पूर्वी नदियों को आवंटित की गई है। कौन इसमें शामिल नहीं है? सिंधु जल संधि के अनुसार में तीन पूर्वी नदियों को, तो होता है कि झेलम, सतलज, रावी, और कौन नहीं है? तो झेलम तो कहता है सिंधु जल नदी, जो सिंधु नदी से आता है, तो यहाँ से कौन आ गया? किशन, ये आपका आ गया, ये झेलम आ गया, ठीक है। ये ऊपर में किशन गंगा है, झेलम आ गया। इधर से कौन आ जाता है आपका? ओके, एक मिनट, ये किशन गंगा, ये चिनाब हो गया, ये आपका झेलम हो गया, ठीक है। और इधर से कौन आ गया? सतलज आ गया, इसमें मिल जाता है। तो झेलम तो हमको दिख रहा है, यहाँ से झेलम आ गया, सतलज भी दिख गया, रावी को नहीं कह सकते, झेलम को नहीं कहा जा सकता है। ओके, झेलम यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1960 के सिंधु जल समझौते में 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पूर्वी नदियां में कौन कौन है? हो, पूर्वी नदी की बात किया था ना, पूरब की ओर में। कहता है कि जो भारत को आवंटित है उसमें कौन है? रावी, ब्यास और सतलज। ये जो रावी कहाँ है? रावी और ब्यास। देखिए, आपको हम एक डायग्राम से बताते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, बाद में डिलीट करेंगे। मान लें कि हम ये अपना हिमालय हिमालय बना देते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से कौन नदी निकला? चलिए, सिंधु नदी को हम रेड से रखते हैं, थोड़ा मोटा करके रखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा कौन निकला? ये आपका, ये मेरा सिंधु नदी निकल गया। ये कौन नदी है? सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ से निकलता है किशन गंगा, ठीक है। और ये किशन गंगा के बाद कौन हो गया? ये आपका हो गया झेलम नदी हो गया। ये कौन है? झेलम नदी, झेलम हो गया। ये कौन हो गया? किशन गंगा हो गया। ये कौन हो गया? सिंधु नदी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कौन हमारा निकल रहा है? ये हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है हमारा चिनाब नदी। ये कौन हो गया? चिनाब नदी। ये कौन है? चिनाब नदी हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर यहीं से कौन निकल रहा है? ये इधर से निकल रहा है हमारा सतलज नदी। कौन है? सतलज नदी, ये निकल रहा है, ठीक है। चिनाब नदी में जाके कौन मिल रहा है? रावी नदी मिल रहा है। चिनाब की अगर बात कर ले तो चिनाब में कौन मिल रहा है? रावी नदी मिल रहा है। और इसमें कौन यहाँ से निकल रहा है? ये कौन मिल रहा है? ये ब्यास नदी मिल रहा है। तो जो भारत को जो दिया गया है, भारत को जो दिया गया, सतलज दिया गया, ब्यास दिया गया और रावी दिया गया। देखिए, रावी, ब्यास और सतलज दिया गया। और बाकी जो 3 नदी है, ये सिंधु, ये कौन हो गया? सिंधु, सिंधु हो गया, झेलम हो गया और चिनाब हो गया। सिंधु, झेलम, चिनाब दे दिया, ये पाकिस्तान को दिया गया, ये इसमें जो पाकिस्तान में आवंटित किया गया। समझ गए? इस तरीके से ये चीजें हैं। तो ये इसको याद करने की चीजें थी भैया। इसको छोटा करके इधर साइज में करते हैं, इस साइज, इसको यहाँ पे ला के रख देते हैं। समझ गए? हम्म ये इस पे सवाल पूछता है तो ये इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी ये न्यूज में भी था और अभी भी है ही। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। कहता है तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। ओके, हिमालय से प्रायद्वीपीय में अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। बात सही है। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय ढाल की तुलना में अधिक खड़ी है। बात यह भी सही है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण के कारण बनती है। प्रायद्वीपीय नदियां है हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये बात सही नहीं है। ये उतना नहीं है, हिमालय पर्वत ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो ये तो सही था आपका। ये 3 सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो 1 2 हो जाएगा। हिमालय नदी की ढाल
प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। सही बात है, पहाड़ से गिर रहा है वो, इसे तो नीचे नीचे चल रहा है। इसका देखिए लिखा गया, अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, हिमालय ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती है। अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय नदियां पर निर्भर करती है, प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। ठीक है। हिमालय नदियां युवा नदियों का उदाहरण है। हाँ देखिए, हिमालय नदियां जो युवा नदियों का उदाहरण है, और प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ है, तो क्षरण तो ज्यादा करेगा युवा वाला। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बनती है? चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो ये बहती है लाहौल में। चंद्रा और भागा नदियां, कहता है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां बहती है। कहता है चंद्रा और भागा नदी जो है वो हिमाचल के चंद्रा घाटी में नदियां प्रवाहित होती है। हिमाचल में कौन है? चंद्रा और भागा है। और ये चंद्रा भागा का उद्गम स्थल कहता है चंद्रताल के निकट है। चंद्रताल के निकट ग्लेशियर से होता है। कहता है कि भागा नदी का उद्गम बारालाचला के निकट है, और तंडी के निकट चंद्र और भागा का संगम होता है। यहाँ पे चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी कहलाती है। ओके, तो जो चिनाब नदी जो है हमारा है, वो चिनाब नदी की अगर हम बात कर ले तो होता है कि चंद्रा और भागा नदी मिलकर दोनों बहती है। चिनाब नदी जो है, ये जो हमारा चिनाब नदी है, ये ये क्या है? हमारा जो चिनाब नदी है वो चंद्रा और भागा नदी से मिलकर, चंद्रा और भागा नदी से मिलके बनती है। कहाँ बनती है? तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रहा है ये। ठीक है। और चंद्रा का उद्गम स्थल कहाँ है? चंद्रताल। और भागा का उद्गम स्थल है बारालाचला। चंद्रा का उद्गम स्थल क्या है? चंद्रा, और प्लस जो भागा है, ये दोनों मिलकर हमारा बनता है चिनाब बनता है। और चंद्रा का उद्गम कहाँ? तो ये चंद्रताल से, चंद्रताल से। और जो भागा जो है, इसका उद्गम बारालाचला से है, बारालाचला से। तंडी के निकट दोनों मिलते हैं। कहाँ पे? तंडी के निकट में, तंडी के निकट में दोनों मिलते हैं। ये याद रखिएगा कि ये सब अभी मार्केट में बहुत चल रहा है ना, मतलब मार्केट में, हाँ कह सकते हैं न्यूज में है दोनों। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है। महानदी कृष्णा, कावेरी, ये भी ठीक है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये तो नहीं गिरती है। ए और बी हो सकता है, हाँ आंसर डी हो जाएगा। दामोदर, कोयल, सुबर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दामोदर, कोयल और सुबर्ण रेखा ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से सब निकलती है। कहाँ से? दामोदर, कोयल, सुबर्ण रेखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड से। और सुबर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी में मिल जाती है। जो दामोदर है वो कहाँ? हुगली में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित लूनी नदी है, जमीन में गायब हो गई है। कावेरी जल विवाद कहाँ कहाँ के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद चल रहा है। ठीक है। वैसे तो ये कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी सबके बीच में चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। और ये 1924 में हस्तांतरित समझौते से है। समझौता कब हुआ था? 1924 की बात है। तब से ये चीजें चल रहा है। और दोनों मानने से इनकार कर दे रहे हैं। इसमें तमिलनाडु को वरीयता दी गई है। किसको दिया गया वरीयता? तमिलनाडु को वरीयता दी गई थी इस विवाद में। इसलिए केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया है। कब? क्या है? 1990 में। बात 1924 की कहानी से चल रहा है 1924 से। तो 1990 में ये बनाया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय में 2018 में ये बताया कि कावेरी नद के राष्ट्रीय संपत्ति कहा है, और CWDT द्वारा जल बंटवारे को अंतिम रूप से दी गई व्यवस्था को आंशिक संशोधन के साथ बरकरार रखा। मतलब तमिलनाडु को ही बरकरार रखा। ठीक है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है पुष्कर घाटी से। जो लूनी नदी है वो निकलती कहाँ से है? तो पुष्कर घाटी से लूनी नदी निकलती है। ये पुष्कर घाटी से कहाँ से निकलती है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? पुष्कर घाटी से निकलती है लूनी नदी। हम्म। अजमेर के निकट में अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति में पुष्कर घाटी से होता है। ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम के बहते हुए ये विलुप्त हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला नाग पहाड़ी न होने के कारण ये माना जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है?
कहता है सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? काली नदी, पेरियार नदी, पुनानी नदी, किसका है? तो पुनानी नदी का है। काली, पुनानी और पेरियार नदी में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र पुनानी नदी का है। किसका है? पुनानी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। समझ रहे हैं? ये सब सवाल, ये नदी का नाम नहीं कोई सुना होगा, पुनानी नदी। काली नदी, पेरियार नदी सुन भी सी, पुनानी नदी का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है बाबू, क्या ही कीजिएगा। सोचिए को सोचिए, दो से मिलाइए। कंकड़, कायल, कार, कंकड़, मांड। अरे ये क्या है बाबू? पंजाब का मैदान, कायल, चार, बांगर, डेल्टा। क्या करना है इसमें? मांड, तटीय मैदान। चार क्या है? डेल्टा। डेल्टा का नाम चार है, ठीक है। कंकड़ क्या है? कंकड़ क्या है? बांगर, कंकड़ बांगर। अच्छा, बांगर, खादर बांगर में कंकड़ ज्यादा होता है, ठीक है। बी का थ्री। कायल क्या है? कायल क्या है आपका? तटीय मैदान का नाम है कायल। मांड क्या है? पंजाब का मैदान को मांड कहा जाता है। पंजाब के मैदान को मांड कहा जाता है। समझिए, मतलब कुछ भी लिख दिया है। चार क्या है? डेल्टा है। कंकड़ क्या है? बांगर। कायल क्या है? तटीय मैदान। और मांड क्या है? पंजाब का मैदान को मांड कहा जाता है। पंजाब के मैदान को मांड कहा जाता है। देख रहे हैं, 2023 का सवाल है। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? हाँ भाई, गांव गली भी पूछ दो। कहाँ से निकलती है? सुवर्ण रेखा नदी है वो, नगरी गांव से निकलती है। सुवर्ण रेखा नदी है वो, नगरी गांव से निकलती है। सुवर्ण रेखा नगरी गांव से निकलती है। झारखंड की है और कौन गांव है? रांची से निकलती है। दक्षिण पश्चिम से, रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। और नगरी गांव से। क्या क्या पूछता है सब। रांची के नगरी गांव से। वो ना, अब गली भी पूछ दो, कौन गली से है। सुवर्ण रेखा पे क्या है? हुडू जलप्रपात का निर्माण होता है। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सा सीमा बनाती है? तो आपका कौन जाएगा? काली नदी। काली नदी है वो। काली नदी भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित डिपुलेख दर्रे के निकट में काला पानी से निकलती है। काली नदी सुगौली की संधि से यह नदी भारत और नेपाल के बीच मध्य सीमा मानी जाती है। तो ये काली नदी जो है, काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा कौन बनाती है? होता है काली नदी। भारत नेपाल सीमा पर कौन है? काली नदी है। कौन नदी? काली नदी। भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी है। सुगौली की संधि के द्वारा किया गया था। महाकाली नदी भारत में शारदा नदी ही को ही काली नदी भी कहा जाता है। तो ये काली नदी है, उसको भारत में शारदा नदी कहा जाता है। भारत में शारदा नदी कहा जाता है इसको। शारदा नदी कहा जाता है काली नदी को, ठीक है। डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य है? डीवी द्वीप होता है कृष्णा। कृष्णा अर्थात डीवी द्वीप या दीवी सीमा द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो डीवी डीवी द्वीप सरिताओं के मध्य है, तो कृष्णा नदी के में क्या डीवी द्वीप है? वो आंध्र प्रदेश में डीवी द्वीप है, जहाँ पे क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डीवी द्वीप आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम्म। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डीवी द्वीप के पास। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अन्य नदियों से अलग है? तो भद्रा, पेन, गंगा, नर्मदा नदी हो जाएगा आंसर में। कहा कि ये कहा है, नर्मदा नदी कहा जाता है पश्चिम की ओर गिरती है, इसीलिए नर्मदा नदी लगा। इस सबको वो मत कर लीजिएगा। हम्म। तो भद्रा, पेन गंगा महानदी पूर्व दिशा की है, ये नर्मदा, ठीक है, बात वही है आगे। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे कौन है? तो कहता है कानपुर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा 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 शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन है? सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर है। ठीक है। इसको पूरब का मैनचेस्टर भी कहा था कानपुर को। और अगर बिहार में बोल दे तो पटना सबसे बड़ा हो जाएगा। इलाहाबाद,
यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तथा यूपी का सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन है? इलाहाबाद, प्रयागराज। निम्नलिखित कौन शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? पता है कि भागलपुर है, कानपुर है, फतेहपुर है, उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी भगीरथी नदी के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के रूप में है। पता है कि फतेहपुर है, उत्तरकाशी नहीं है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो होता है कि श्योक, श्योक नदी पे होना, लिद्दर नदी पे। तो पहलगाम है वो लिद्दर नदी पे है। पहलगाम जो है, कौन है? लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम, कश्मीर में। ठीक है, कहाँ? लिद्दर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और लिद्दर झेलम की सहायक नदी है। लिद्दर नदी कहता है ये झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी झेलम है, यहाँ पे लिद्दर लिख दीजिए। हम्म। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो जमशेदपुर हमें स्वर्ण रेखा के किनारे हो जाएगा। हम्म। झील प्रपात देख लेते हैं। लोकटक क्या है? एक झील है। 71st बीपीएससी का सवाल था बाबू। मणिपुर में लोकटक झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, लोकटक झील है। यहाँ पे केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह पे है? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में हुंड्रू जलप्रपात है। जो जलप्रपात की बात कर रहे हैं, तो जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है, वो कहता है कि रांची में। कहाँ है? रांची में हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात है किस नदी पे? तो सुवर्ण रेखा नदी पे हुंड्रू जलप्रपात है। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जोग शरावती पे है, कपिलधारा कावेरी पे है, धुआंधार नर्मदा नदी पे है। धुआंधार किस पे है? नर्मदा नदी पे है। यही गलत। ओके। जोग शरावती नदी पे, कपिल धारा भी नर्मदा नदी पे भी है। कपिल धारा भी नर्मदा नदी पे है। कपिल धारा भी नर्मदा नर्मदा नदी पे हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। किस नदी पर शिव समुद्रम है? तो शिव समुद्रम कहता है कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे हो जाएगा। हाँ। कौन से मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील। बुलर झील भी है। चिलर चिल्का झील तो नहीं है, समझ। लोकटक झील भी मीठे पानी का ही झील है। बुलर झील भी है और लोकटक झील मणिपुर का, ये भी मीठे पानी का झील हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में, और खारे पानी का एक लेगुन झील है, और सांभर झील भी है, खारे पानी का ही है। अब रहा हमारा जलवायु। कितने सवाल हुए होंगे अभी? एक तरीके से हम देख लेते हैं। कितना पेज नंबर पे हम लोग? 224 में। चलिए ठीक है। हम्म, क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी झील वगैरह कर रहे हैं ना। मिट्टी पे अभी आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए हैं। अभी झील पर बात नहीं चल रहे हैं बाबू। अभी आधा भी नहीं हुआ है। 50% नहीं हुआ है। हम लोग को मिट्टी तक तो कम से कम जाना होगा। चलिए, तब हम लोग इस विधि में चलते रहेंगे। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। समय तो हो गया है भाई साहब। सुबह के 4 बज रहे हैं। आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 3:53 AM। सुबह का 4 बज गया है। मॉर्निंग हो गया। कोई बात नहीं, चलेगा, कहानी चलेगा। लंबा कहानी चलना है अभी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मानसून सीजन अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ, किस बीच में होता है चक्रवात की उत्पत्ति? मानसून पढ़ रहे हैं जलवायु में। तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। चक्रवात होता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा? तो ये होता है 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है। कहाँ होता है? मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति
10 से 15 डिग्री अक्षांश में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। कितना डिग्री पे होता है? 10 से 15 डिग्री में अधिकांश चक्रवात आते हैं मानसून में। हम लोग चक्रवात की बात में पढ़ रहे हैं ना। अधिकांश चक्रवात कहाँ पे आता है? 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। अधिकांश चक्रवात 10 से 15 डिग्री में आता है। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती है, और चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होता है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। तो जो कहता है उत्तरी गोलार्ध में कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको भाव होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है कि क्लॉकवाइज हो जाता है। तो ये गोलार्ध बना दीजिए, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। वही दक्षिणी गोलार्ध की बात कर देंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, ये याद रखिएगा। लोग उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मान लेता है, नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून की बात कर रहा है। तो ग्रीष्म मानसून में क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, आईटीसीजेड का खिसकना, आईटीसीजेड का खिसकना, तिब्बती उच्च, ला नीना। तो कहता है कि उपयुक्त में से एक से जब अधिक हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि जो वायुमंडलीय विशेषताएं के समय में भारतीय ग्रीष्म मानसून पर उत्तरी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव प्रभाव तो होता है। ये उत्तरी, ये जो है इसका प्रभाव तो होता है उष्णकटिबंधीय का। ठीक है, फिर आईटीसीजेड का खिसकना भी होता है, आईटीसीजेड का खिसकना भी होता है, तिब्बती भी उच्च होता है, और लीना ला नीना भी होता है। क्या होता है? ला नीना भी होता है। ये प्रभाव तो डालता है, चारों का चार डालता है। उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम भी है, आईटीसीजेड का खिसकना भी, तिब्बत उच्च भी हो जाएगा, और ला नीना भी हो जाएगा, चारों का चारों हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण क्या है? भारतीय मानसून है जो मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, तो स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही होता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो कह रहा है कि भारतीय मानसून जो मौसमी विस्थापन मौसमी पवन दिशा में उलट गांव से इंगित करता है, जिसकी दिशा 6 माह जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कहता है उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है, और शेष 6 माह ये ठंड की बात हो रहा है। और अगर वही कहते हैं कि शेष 6 माह ग्रीष्म की बात कर ले, तो ग्रीष्म कहता है कि गर्मी में क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर रहता है। समझ गए? ठंडा में ऊपर से नीचे आ रहा है, गर्मी में इधर सीधा जा रहा है। ठीक है, इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है, अतः किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। एक तो तापीय संकल्पना, अगर नवीन संकल्पना के अनुसार मानसून हवाओं की जो उत्पत्ति होती है, मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं के पेटियों के खिसकाव के कारण होता है। और ये किसने? प्लोन नामक विद्वान ने किया है इसका प्रतिपादन, प्लोन नामक ने। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? हैदराबाद किधर है? हैदराबाद है आपका इस साइड में ना, हैदराबाद आ गया आपका तेलंगाना, हैदराबाद यहाँ पे आ गया। तो होता है कि वापस कब जाएगा? तो हमको वैसा कुछ खास दिया, 14 अक्टूबर दिया डेट। भारतीय मानसून वैज्ञानिकों के अनुसार में बताया गया है कि हैदराबाद में ये सामान्य तिथि से पहले थी, पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब 14 अक्टूबर हो गया। तो जो कहता है हैदराबाद में क्या जाएगा, 15 पहले 15 अक्टूबर था, अब कितना हो गया? 14 अक्टूबर हो गया। आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे है। अमृतसर भी है पश्चिम यहाँ पे, और शिमला हिमाचल प्रदेश में है। परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ऊंचाई में भिन्नता, शिमला में बर्फारी प्रदूषण, तो ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही होता है। अमृतसर है और ये शिमला दोनों एक ही अक्षांश पे है, लेकिन उनके ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर मात्र 230 मीटर है, वही शिमला है वो 6000 मीटर तक ऊपर है। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आता है। जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगा। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल का ताप बढ़ने से।
तो ये क्या होता है, तो इंगित होता है मानसून का साफ आकाश से, सिर्फ सिर्फ साफ आकाश से होता है। कहता है अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे ये उच्च दाब इसको स्थान ले लेता है। धीरे धीरे क्या होता है, उच्च दाब। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब अवस्था बंगाल की खाड़ी पर हस्तांतरित हो जाती है और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तट उष्ण उग्र कटिबंधीय चक्रवातों के सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्या बोल रहा है, तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। कौन सा तट की बात हो रहा है? तो चक्रवात की बात हो रहा है। तो देखिए मालाबार इधर हो गया, कोरोमंडल इधर हो गया, कोंकण हो गया आपका, ये कोंकण हो गया, इधर हो गया। तो कौन सा ज्यादा ये हो जाए, इधर कौन है, इधर मालाबार है, इधर कौन है, कोरोमंडल है। हमको लग रहा है कोरोमंडल होना चाहिए, कोरोमंडल सबसे ज्यादा था। कोरोमंडल तमिलनाडु के तट पे है, उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है और सबसे ज्यादा विनाशकारी आता है, इसलिए वहां पे हो जाता है ये। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। पहाड़ वगैरह तट को ना कोंकण तट जो होता है आपका, सह्याद्री को ही कोना कोंकण तट कहा जाता है। सह्याद्री को ही कोंकण तट कहता है, जो कि आपका कर्नाटक, हाँ, महाराष्ट्र भी कहा जा सकता है, गोवा भी कहा जा सकता है, ये सब चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सूखा मुंबई, दिल्ली, लेह हो जाएगा, सबसे सूखा स्थान हो जाएगा। भारत सबसे कम वर्षा वाला है। भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। देखिए ये सवाल कब का 2014 में पूछा गया था, फिर 2023 में पूछा गया है। देख रहे हैं, तो सवाल रिपीट होता है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? एल नीनो की जब बात हो रही है, एल नीनो के शक्तिशाली एल नीनो होने का कारण क्या है? तो एल नीनो की बात है, सामान्य वर्षा, अति वर्षा, सूखा। सूखा के कारण एल नीनो आता है और एल नीनो भारत को जो जलवायु उस पर निगेटिव प्रभाव डालता है। एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, कहाँ, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है। किस पानी के कारण? तो पूर्वी प्रशांत में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा ऊपर उठने पर तूफान बन जाता है और इससे भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कमजोर पड़ता है और वर्षा में सूखे की प्रवृत्ति देखी जाती है। होता है कि सूखे की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो एल नीनो क्या निगेटिव काम करता है ना, इसीलिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ, किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सर्वाधिक वर्षा होता है, सबसे ज्यादा वर्षा। निम्नलिखित में कहाँ अक्टूबर और नवंबर में महीने में भारी बारिश होती है? तो ये आपका होता है मालाबार कोरोमंडल तट पे हो जाता है। कहाँ होता है? कोरोमंडल तट पे हो जाता है, कोरोमंडल तट पे। उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करता है और कोरोमंडल तट पर वर्षा करवा देता है। आम्र वर्षा संबंधित किससे है? होता है कि बिहार और बंगाल में नहीं, आम की फसल से नहीं जी। आम्र वर्षा आम की फसल से। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा। कहाँ? कर्नाटक में और केरल में होने वाली मानसून की पूर्व वर्षा है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। तो कहाँ होता है आम्र वर्षा? होता कहाँ? कर्नाटक में होता है और केरल में होता है। ठीक है। इस वर्षा में आम की बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है तथा आम की फसल अच्छी होती है। ग्रीष्म में गर्मी के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समान घटना है। इसको मैंगो शावर्स कहते हैं। जो ऊपर सवाल था वही है, देखिए सवाल सेम ही है। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होती है। कहाँ होता है? इधर केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। ठीक है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। हवाएं किसी प्रकार से बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होता है। उपयुक्त ये मेन यही है
ये जो हवाएं, जैसे कि ये राजस्थान है और यहाँ पे ऐसे पर्वत है, कौन, अरावली पर्वत हो गया। मान लीजिए ऐसे इस तरीके से बनाइए मैप तो समझ में आएगा आपको। ये हम ऐसे ये बना दिए, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है। ऊपर में ये गुजरात है, ऊपर में ही राजस्थान है। पर्वत कैसे, इसके बीचों बीच में अरावली पर्वत इस तरीके से है, टेढ़ा। अब यहाँ से जो मानसून आता है, तो ये जो ये मानसून आया तो ये वर्षा करवाता कैसे है, जब इसमें कोई अवरोधक यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये अवरोधक अगर टकराएगा तो फिर वर्षा करवा देगा। इधर इसमें इसमें क्या दिक्कत है कि यहाँ से जा रहा है मानसून, ऐसे जा रहा है, सीधे सीधे पार हो जाता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो हवाएं जिस प्रकार से बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होता है। समझ गए, इसी कारण होता है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा कम होता है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, तभी तो शुष्क भूमि कृषि किया जा रहा है। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। कहाँ क्या जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में। वृष्टि छाया प्रदेश पता है क्या है? ये आपका हो गया पहाड़, पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। इधर से मानसून आया, मानसून है तो इधर वाला क्षेत्र में तो वर्षा हो गया, पहाड़ के इधर में क्या हो गया, सूखा रह गया, यही हो गया, क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। समझ गए भाई? नहीं खोलेंगे। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, इसको क्या कहते हैं? बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? गहरे चैनल को क्या कहा जाता है जी? कहा जाता है गली कटाव। चिकनी मिट्टी को काटा तो क्या कहता है? जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है, उसको हम लोग गली कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? गली कटाव कहते हैं। और गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है। गली कटाव कहाँ पाया था? चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में ही पाया जाता है। इसको बीहड़ भी कहते हैं। शीतकालीन वर्षा। निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है? तो ये तमिलनाडु में हो जाता है। वैसे तो तमिलनाडु में मेन तो होता है, बाकी और भी देखिए। केरल और तमिलनाडु दोनों में होता है, हाँ। नीचे केरल भी है, तमिलनाडु में भी होता है, केरल में भी होता है, और तमिलनाडु में, दोनों में सर्वाधिक वर्षा होता है। अब इस बार देखा, केरल में देखा गया है, उसके बाद तमिलनाडु में। प्राकृतिक आपदा और बाढ़ प्रदेश। बाढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़। चक्रवात कहाँ आता है? झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र में, डी का 2। भूकंप कहाँ आता है? मध्य पूर्वी भारत में। बाढ़ कहाँ है? हिमालय के गिरी प्रदेश में। कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में सूखा। नहीं, सूखा है होगा, सी का 4 हो जाएगा। बाढ़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मान सकते हैं, हाँ, इसको भी माना जा सकता है। और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी ही हो जाएगा, यही तो सही है। बाढ़ आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, और भूकंप हिमालय के गिरी प्रदेश में हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ आ जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार में, भूकंप आ जाएगा हिमालय में नीचे, सूखा हो जाएगा मध्य पूर्वी, चक्रवात हो जाएगा झारखंड उत्तरी में हो जाएगा। किस क्षेत्र का भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? तो जहाँ पे भूस्खलन कम हो जाएगा, हिमालय, पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट को हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय सभी में भूस्खलन की दशाएं दिखाई जाती है। तो भूस्खलन तो हर जगह में होगा भाई, जहाँ पहाड़ है भूस्खलन होगा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, सब जगह। अब हम लोग को बड़ा मिट्टी पढ़ना, मिट्टी तक पढ़ना था जी, कितना तक पढ़ना था हम भूल गए, उस पेज में कितना तक था? मिट्टी पढ़ना होगा, अपरदन सुधार पढ़ना होगा। वनस्पति से हम लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट पेज में अगले दिन हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिट्टी पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। हम्म। काली मिट्टी। कहता है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ रखा जा सकता है काली मिट्टी? तो इसे तो ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी।
गुजरात भी कहा जा सकता है, ऊपरी में से एक से अधिक में, गुजरात में भी है काली मिट्टी, कर्नाटक में भी काली मिट्टी है, हाँ। ऐसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो काली मिट्टी जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है? पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है ना। काली मिट्टी को रेंगूर और कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये काली मिट्टी मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। गीली होने पे फूल जाती है ये मिट्टी, और चिपचिपी भी हो जाती है। सूखे होने पे सिकुड़ जाती है, और इसको स्वतः जुताई की भी मिट्टी कहा जाता है। इसमें नमी के धीरे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मिट्टी लंबी अवधि तक वो रहता है, गीला रहता है। काली मिट्टी के निम्नलिखित किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी के रेंगूर का होता है। के कपास की भी काली मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुर भी बोला जाता है। तो ए और सी हो जाएगा। देखिए, हड़बड़ा के नहीं कीजिएगा, तुरंत नहीं, दोनों पढ़िएगा कि उपयुक्त से एक से अधिक भी ऑप्शन रहता है। रेंगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है। रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदी द्वारा निर्मित होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। नदियों द्वारा किया गया है। नवीन जलोढ़ भी होता है, जहाँ खादर का निर्माण होता है। और उसके बाद होता है दूसरा, प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी हो गया। गंगा की मैदानी की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी वाला खादर नहीं, बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। दोमट मिट्टी, मिट्टी में कौन सा कण मिला होता है? तो मिट्टी में बालू का कण मिला होता है, सभी प्रकार चिकना और पांसु कण भी होता है। देखिए, सब होता है। दोमट मिट्टी में क्या क्या होता है? बालू भी होता है, पांसु भी होता है, चिकना मिट्टी भी होता है। मिट्टी विभेद, करेवा किस प्रकार के लिए? केसर के लिए। करेवा केसर के लिए है। और ये रेत करेवा जो होता है उसमें चिकनी मिट्टी, गाद, शेल, लिग्नाइट, लोहे सब होता है। करेवा जो मिट्टी है केसर के प्रकार के लिए कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर में पाया जाता है करेवा। किस मिट्टी की केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कैपिलरी जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? तो चिकनी मिट्टी का होता है। चिकनी मिट्टी जो है धारण करने की, चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता है चिकनी मिट्टी का, वो सबसे अधिक होता है चिकनी मिट्टी का। और इसीलिए कहता है पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है, अधिक पानी इस मिट्टी में मिलता है, ठीक है। तो कहता है कि कैपिलरी सबसे ज्यादा किसमें होता है? कैपिलरी सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो चिकनी मिट्टी में कैपिलरी होता है। कैपिलरी जो होता है वो किसमें होता है? चिकनी मिट्टी में, ठीक है। जल धारण सबसे अधिक होता है। जल धारण सबसे अधिक होता है आपका। हम्म। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? वृक्ष की जड़ों को मिट्टी से पानी कैसे मिलता है? आर्द्रता, केशिका जल द्वारा। केशिका जल द्वारा। हम्म। किस राज्य में सबसे अधिक लेदराइट मिट्टी है? तो लेदराइट मिट्टी वैसे तो केरल में है और मेघालय में भी हो जाएगा, केरल और मेघालय में भी है। लेदराइट मिट्टी कहता है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण बनता है। लीचिंग, तीव्र लीचिंग का परिणाम है। मुख्यतः कहाँ? केरल में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मेघालय में भी मिलेगा आपको। किस मिट्टी का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है? तो ईंट के निर्माण के लिए लेदराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। ईंट के निर्माण के लिए लेदराइट मिट्टी का होता है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम होता है। मिट्टी में क्या होता है? लोहा और एल्युमिनियम। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी बनाते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में हेलोफाइटा, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट कहता है हेलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में जो होते हैं पौधे, क्या चीज में? नमक युक्त मिट्टी में पौधे जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। हम्म। मृदा प्रदूषण रोका जा सकता है अति चराई करके नहीं, वन रोपण करके, वनस्पति का उन्मूलन करके। तो कहा जाएगा सी हो जाएगा, हाँ। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें वृंद मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान होने से सुरक्षित किया जाता है। तो अब आ गया प्राकृतिक वनस्पति, जो कि यहाँ से हम लोग कल
देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या बोलते हैं? कल देख लिया जाएगा। चलिए एक पेज है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% है। नहीं, वन और वृक्षावरण लगभग 25.17 कह सकते हैं इसको, ऐसा कुछ है। ये गलत हो गया। सबसे बड़े दर्जे पर वन क्षेत्र कहता है शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो झारखंड है, अंडमान है। नहीं, अगर वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कौन है? एमपी हो सकता है। छत्तीस एमपी भी है, मेघालय भी है, छत्तीसगढ़ है, ये सब है, तो ये भी गलत हो गया। सबसे अधिक वृक्षावरण वाले महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो ये सही हो सकता है। हाँ, आईसीएफआर रिपोर्ट के अनुसार में कुल कितना है? 25-17 है। सही सही बताए। सर्वाधिक 3 राज्य कौन है वन क्षेत्र में? एमपी है, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। एमपी बताए थे आपको, महाराष्ट्र उड़ीसा है। ठीक है। और सबसे अधिक वृक्ष की बात कर लेते हैं तो वृक्ष में महाराष्ट्र है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ये भी बात आपका सही है। हम्म। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? घने पतझड़ कहाँ है? पतझड़ वाले जंगल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पतझड़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कल इस पेज से शुरू कर लिया जाएगा। धन्यवाद। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का जो 2 वीडियो और है उसको भी चेक कर सकते हैं।